चलिए, इस चैप्टर परमाणु संरचना में अभी तक हम लोग दो परमाणु मॉडल कंप्लीट कर चुके हैं। एक का नाम था थॉमसन का परमाणु मॉडल और दूसरा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब हमें इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट परमाणु मॉडल पर जाना है, जिसका नाम है बोहर का परमाणु मॉडल। बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे लेंथी पार्ट भी है और बहुत कंसेप्चुअल भी है, तो बहुत फोकस रख के इसको सीखना है हमें। बोहर का परमाणु मॉडल, देखिए, जब नील्स बोर जब ये परमाणु मॉडल दे रहा होगा तो उसके दिमाग में रेफरेंस क्या होगा, उसके दिमाग में बेंचमार्क क्या होगा। बेसिकली बोर का परमाणु मॉडल जब आया होगा तो उसके दिमाग में रेफरेंस होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जो बोर अपनी डिस्कवरी कर रहा होगा, बोर अपनी कैलकुलेशन कर रहा होगा, तो उसके दिमाग में रेफरेंस चल रहा होगा कौन सा मॉडल? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। चलिए, पहले रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर हम लोग फोकस करते हैं। रदरफोर्ड ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो घूमते हुए उस पर दो प्रकार के बल कार्यरत होते हैं। एक तो होता है नाभिक की तरफ लगने वाला आकर्षण बल और एक होता है बाहर की ओर लगने वाला अपकेंद्रीय बल। तो जो नाभिक की ओर लगने वाला आकर्षण बल होता है उसे हम बोलते हैं कुलाम्बिक बल। क्या कहते हैं उसे हम लोग? कुलाम्बिक बल। और इलेक्ट्रॉन अगर वृत्ताकार पथ में घूम रहा है तो बाहर की ओर लगने वाला फोर्स या बल क्या कहलाएगा? अपकेंद्रीय बल। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि ये दोनों बल एक दूसरे से संतुलित होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ में घूर्णन करता है। ये बात बोर ने नहीं बताई है, ये बात किसने बताई है? रदरफोर्ड ने बताई है। लेकिन इस बात को कौन यूज करने वाला है? बोर यूज करने वाला है। तो बेसिकली बोर ने वो जो बात थी उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया और ऐसा कहा कि कुलाम्बिक बल बराबर अपकेंद्रीय बल और दोनों का फॉर्मूला रख दिया। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर है mv स्क्वायर अपॉन आर। बच्चों, ये जितने भी कैलकुलेशन हम करने वाले हैं या जितने भी साइंटिस्ट की हम यहां पर बात कर रहे हैं, ये सारे फिजिसिस्ट हैं। अगर फिजिसिस्ट हैं तो यहां पर फिजिक्स अच्छे से यूज होने वाली है। बिल्कुल हमें याद करना पड़ेगा कि कुलाम्बिक बल का फॉर्मूला है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है mv स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है? तो ये पहला पॉइंट है जो ऑलरेडी रदरफोर्ड बता चुका है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि बोर का मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज पर लागू होता है। ये केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू होगा, मतलब वो स्पीशीज जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होती है। मतलब ये हाइड्रोजन या हीलियम प्लस या लिथियम प्लस 2 या बेरिलियम प्लस 3, मतलब ये केवल उन्हीं स्पीशीज पर लागू होगा जिसमें केवल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये मॉडल सोडियम पर लागू होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इस पर लागू नहीं होगा। ये केवल अगर मैं पूछता हूं कि अगर सोडियम के ऊपर मैंने आवेश लगा दिया 10 पॉजिटिव, तो क्या ये मॉडल सोडियम प्लस 10 पर लागू होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि अगर सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन थे, 10 निकल गए तो कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। हाँ, ये मॉडल सोडियम प्लस 10 पर लागू होगा। हो सकता है आपके मन में डाउट आए कि सर सोडियम प्लस 10 तो बनता ही नहीं है। बेटा, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या बोर मॉडल इस पर लागू होगा या नहीं होगा। हम कहेंगे होगा। ये बने या ना बने इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मतलब बोर मॉडल इस पर लागू होगा। हो सकता है आपके मन में डाउट आए कि सर ये मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही क्यों लागू होता है, ऐसी क्या खास बात है इसमें? इसका रीजन ये है कि बोर ने इस इक्वेशन को यूज किया था, और ये इक्वेशन एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल हैं। मान लो यदि 2 इलेक्ट्रॉन होते, फॉर एग्जांपल मान लो 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो प्रॉब्लम क्या होती कि यार इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में भी तो रिपल्शन फोर्स लगता। अगर रिपल्शन फोर्स लगता तो क्या ये इक्वेशन सही हो पाती? नहीं। इसलिए इसने जो मॉडल दिया, बोर ने जो परमाणु का मॉडल दिया, वो केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर दिया, ताकि ये वाले जो फोर्स की बैलेंसिंग हो वो क्या हो पाए? सही हो पाए। क्लियर है? तो अभी मैंने इस बोर परमाणु मॉडल में कोई खास आपको बताया नहीं है। पहला पॉइंट जो ऑलरेडी रदरफोर्ड ने बताया था वो हमने रिपीट किया। दूसरी बात कि ये केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू होता है। अब समझना बोर परमाणु मॉडल में क्या क्या बातें बताई गई हैं, बोर ने क्या बताया। देखिए, रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है,
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये ऑलरेडी कौन बता चुका है बच्चों? बोर बता चुका है। लेकिन नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहां कहां घूमता है और कहां कहां नहीं घूमता है, रदरफोर्ड नहीं बता पाया था। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कहां कहां घूमेगा और कहां कहां नहीं घूमेगा, इसके बारे में कौन बताने वाला है? बोर बताने वाला है। तो बोर ने क्या कहा? बेसिकली बोर ने यह कहा कि नाभिक के चारों ओर बहुत सारे पॉइंट है, कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बिल्कुल नाभिक के बाहर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन उन सभी पॉइंट में से इलेक्ट्रॉन वहां घूमेगा जहां उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यह बात बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं होती है, केवल सुनते रहना, अपने आप याद हो जाएगा। ये हमने ये कहा कि नाभिक के चारों ओर तो बहुत सारे बिंदु हैं, कई सारे बिंदु हैं, अनंत बिंदु बना सकते हैं हम लोग, लेकिन उन सभी बिंदुओं में से इलेक्ट्रॉन कहां कहां घूमेगा, कहां कहां नहीं घूमेगा? इलेक्ट्रॉन वहां घूमेगा जहां इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग का मतलब होता है बेटा mvr, मतलब उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन का वेग और उस बिंदु की नाभिक से दूरी। मतलब mvr का मान क्या होना चाहिए? h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। पूर्ण गुणज होने का मतलब mvr का मान या तो 1h/2π आ जाए, या 2h/2π आ जाए, या 3h/2π आ जाए, या 4h/2π आ जाए, लेकिन वो मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता। यानी कि इस mvr का मान या तो h/2π हो सकता है, 2h/2π, 3h/2π एंड सो ऑन, लेकिन ये मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता। मतलब 1.5h/2π, 1.2h/2π ये सब नहीं हो सकता। कहना क्या चाहते हैं हम लोग यहां से? हम कहना ये चाहते हैं, समझना, मान लीजिए कि हमारे पास एक हाइड्रोजन परमाणु ही है, ये हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है, मान लेते हैं ये नाभिक है, और इस नाभिक के बाहर मुझे इस बिंदु पर यह पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे? इस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि नियत होता है, इस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन का वेग और इस बिंदु की नाभिक से दूरी, अगर mvr का मान या तो 1h/2π, 2h/2π या ये पूर्ण गुणज वाले मान आ जाएं, तो बोर चिल्ला के कहेगा हां इस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन यदि इस बिंदु पर mvr का मान भिन्नात्मक अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि यार इस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। शायद अब आपको बात समझ में आई होगी। जो सामने लिखा हुआ है मैं उसको जल्दी से रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। क्लियर है ये चीज? चलिए रिजल्ट क्या आया, इस पर डिस्कशन करते हैं। मान लेते हैं यही वह नाभिक है। जब बोर ने अलग अलग बिंदुओं पर mvr का मान निकाला, तो इन सभी बिंदुओं पर mvr का मान आ रहा था 1h/2π। इन सभी बिंदुओं पर mvr का मान क्या आ रहा है? 1h/2π। बच्चों इन सभी बिंदुओं पर mvr का मान आ रहा था 2h/2π। इसके बाहर अगर मैं और बनाऊंगा तो 3h/2π। तो बोर ने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं मिलता। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में मिलता है। मैं गोलाकार नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? वृत्ताकार कक्षाओं में मिलता है। और उन वृत्ताकार कक्षाओं को क्या बोल दिया गया? कोश बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया इसे? कोश। शायद इसके बारे में हल्का फुल्का आपको पहले से ही पता है। देखिए अभी हम तीसरे मॉडल पर आ गए हैं। सबसे पहला मॉडल था थॉमसन मॉडल। उसने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु गोलाकार है, खत्म हो गया। फिर आया रदरफोर्ड ने बता दिया बीच में नाभिक है। अब आया है बोर मॉडल, और बोर ने बताया इलेक्ट्रॉन कहां घूमता है? वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। और इस कक्षाओं का कंसेप्ट एक इक्वेशन से आया, और वो इक्वेशन क्या है बच्चों? mvr बराबर nh/2π। mvr बराबर nh/2π, क्योंकि यहां h/2π एक नियतांक है, इसलिए इसको हम लोग कई बार हैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर मैंने h बार लगाया हुआ है, इसको हम बोलते कैसे हैं? हैश। क्लियर है ये वाली बात? यानी कि mvr बराबर nh/2π या n हैश भी लिख सकते हैं इसे हम लोग। बात समझ में आ रही है? और यहां पर ये जो n है क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए, क्योंकि पहले
पहले वाले कोश के लिए n का मान 1 है, दूसरे वाले कोश के लिए n का मान 1 है, मतलब n का मतलब कोश की संख्या ही है। n का मतलब क्या है यहां पर? कोश की संख्या ही है। तो ओवरऑल अभी हमने 3 पॉइंट पढ़े बच्चों यहां पर। पहला पॉइंट, रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो उस पर 2 प्रकार के बल संतुलित होंगे। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन एक ही हो सकता है, 2 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकता, मतलब दिस मॉडल, ये मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर लागू होगा। और तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन कहां कहां घूमेगा? वहां वहां घूमेगा जहां जहां उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। या एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, कौन सी इक्वेशन आ गई? mvr बराबर nh/2π। क्लियर है ये चीज? और यहां पर ये जो n है, इस n को आप क्या बोल सकते हैं? कोश की संख्या। पहले कोश के लिए n बराबर 1, दूसरे कोश के लिए n बराबर 2, तीसरे कोश के लिए n बराबर 3। यही इक्वेशन है जो बोर ने बताई, यही सब इसका मेन वर्क है यहां पर। चलिए, बोर ने नेक्स्ट बात क्या बताई? बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी कोश में घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी कोश में घूमता है तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत होती है, कांस्टेंट होती है। क्यों होती है ये हम आगे सीखेंगे, इस पर कैलकुलेशन भी करेंगे। क्या कहा बोर ने? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश में घूमता है तो उसकी ऊर्जा क्या होती है भैया? कांस्टेंट होती है, मतलब नियत होती है। इसलिए इन कोश को हम लोग स्थायी कोश भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? स्थायी कोश या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। जैसे अगर मैं पहले कोश की बात करूं तो प्रथम ऊर्जा स्तर, दूसरे कोश की बात करूं तो द्वितीय ऊर्जा स्तर, तीसरे कोश की बात करूं तो तृतीय ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर क्यों बोला? क्योंकि हर एक कोश के लिए ऊर्जा का मान क्या रहेगा? नियत रहेगा। एक बार पढ़ते हैं जो सामने लिखा हुआ है। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें स्थायी कोश कहते हैं, क्योंकि इन कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सदैव नियत रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले कोश की ऊर्जा दूसरे कोश की ऊर्जा के बराबर होगी, नहीं। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन अगर पहले कोश में है ऊर्जा नियत, दूसरे कोश में है ऊर्जा नियत, तीसरे कोश में है ऊर्जा नियत। हां, अलग अलग कोश में होगा तो अलग अलग ऊर्जा तो होगी ही होगी, लेकिन हां, किसी भी कोश में घूमते हुए ऊर्जा का मान नियत रहता है। मतलब ना तो वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा और नहीं वो उसे उत्सर्जित करेगा। सेकंड क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक स्थायी कक्षा से ऊर्जा की निश्चित मात्रा संबंधित रहती है। मतलब प्रत्येक कोश के लिए ऊर्जा का एक निश्चित मान है, इसलिए इसे हम लोग ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? ऊर्जा स्तर भी। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये पहला कोश, दूसरा कोश, इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, या इसको हम लोग KLMNOP से भी रिप्रेजेंट करते हैं। शायद आपको ये बात पता है कि कैपिटल K, कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N, कैपिटल O से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है, मान लो कैपिटल P लिखा हुआ है, P शेल लिखा हुआ है, P कोश लिखा हुआ है, तो हम काउंट करेंगे K, L, M, N, O और P का मतलब कौन सा कोश हो जाएगा बच्चों? छठा कोश हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? एक डाउट यहां रहता है कई बच्चों को। बच्चों अगर कैपिटल P लिखा हुआ है का मतलब ये कोश है। आगे जाकर के हम चौथा मॉडल भी पढ़ेंगे और वहां पर स्मॉल p भी आएगा, लेकिन स्मॉल p का मतलब वहां पर उपकोश होगा, वो कुछ अलग बात होगी। क्या बात होगी वो तो आगे ही समझ में आएगा, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सभी कैपिटल लेटर में हैं, स्मॉल लेटर में एक भी नहीं है। क्लियर हो रही बात? तो ओवरऑल हमने इस बोर परमाणु मॉडल में अभी तक 2 इक्वेशन को पढ़ा। एक इक्वेशन तो आया था बल के संतुलन से। कौन सी इक्वेशन थी? KQ1Q2/r² बराबर mv²/r। और दूसरी इक्वेशन आई थी कोणीय संवेग mvr बराबर होता है nh/2π। अब बोर ने सारी के सारी कैलकुलेशन उन दोनों इक्वेशन को यूज करके किया। सारी कैलकुलेशन जो भी हम करने वाले हैं उसके लिए हम लोग उन 2 इक्वेशन को यूज करेंगे, और वो 2 इक्वेशन मैं चाहता हूं कि अभी आपको याद हो जाए। कौन कौन सी इक्वेशन? KQ1Q2/r² बराबर mv²/r, और दूसरी इक्वेशन है mvr बराबर nh/2π। 2 इक्वेशन है, और उन 2 इक्वेशन से बोर ने कुछ एप्लीकेशन दी, यानी कि बोर मॉडल की कुछ अनुप्रयोग है जिसको हमें समझना होगा। ओवरऑल 5 अनुप्रयोग की मैं बात करने वाला हूं। 5 अनुप्रयोग में से सबसे पहला अनुप्रयोग जो होगा उसका नाम है विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्या।
मतलब हमें पहले कोश, दूसरे कोश, तीसरे कोश, चौथे कोश या विभिन्न कोश की त्रिज्या का फॉर्मूला डिराइव करना है। लेकिन वापस बोल रहा हूं, डिराइव करने के लिए मैं उन दो इक्वेशन को यूज करूंगा और उसमें से पहली इक्वेशन कौन सी है बच्चों? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है ये वाली बात? चलिए अब इस इक्वेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली होता यह है कि भैया ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब यहां पर ये जो K है ये तो एक नियतांक है जिसका मान आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो Q1 और Q2 है ये आवेश है, एक तो नाभिक पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। चलिए मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो Q1 है और इस नाभिक पर आवेश Q2 हो। आप उल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। R का मतलब क्या हो जाएगा? कोश की त्रिज्या। M का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V का मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग और R का मतलब कोश की त्रिज्या। तो बेसिकली इस इक्वेशन को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए मुझे इस Q1 और Q2 का मान निकालना होगा। चलिए पहले मैं Q1 की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात कर रहा हूं। Q1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। आपको सबको पता है ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम और इसको मैंने लिख दिया है बच्चों -E। मतलब E का मान अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कितना पुट करेंगे? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो Q1 का मान तो रख दिया -E। Q2 जो है उस Q2 का मान हो जाएगा, देखिए Q2 मतलब नाभिक पर आवेश। मुझे बताइए नाभिक में आवेश होता क्यों है? नाभिक में आवेश होने का कारण क्या है? आपका आंसर होगा प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन तो उदासीन है। मतलब नाभिक में आवेश होता है प्रोटॉन के कारण और एक प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 मतलब E के बराबर। एक प्रोटॉन पर आवेश अगर E है तो दो प्रोटॉन पर होगा 2E, 3 पर होगा 3E, 4 पर होगा 4E। लेकिन किसी के भी नाभिक में प्रोटॉन कितने होते हैं? परमाणु क्रमांक के बराबर, यानी कि नाभिक पर आवेश कितना आएगा? ZE। मैं दोबारा समझा रहा हूं इस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि नाभिक में आवेश होता क्यों है? प्रोटॉन के कारण। और एक प्रोटॉन पर आवेश होता है E, दो प्रोटॉन पर 2E, 3 प्रोटॉन पर 3E। लेकिन नाभिक में प्रोटॉन कितने होते हैं? परमाणु क्रमांक मतलब Z के बराबर, यानी कि नाभिक पर आवेश क्या हो जाएगा? ZE। मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आया बच्चों? यहां पर -E आया। इस E की जगह बिल्कुल आप लिख सकते हैं यहां पर -E। और Q2 मतलब नाभिक पर आवेश कितना हो जाएगा? ZE हो जाएगा। मैं Q1 और Q2 का मान इस इक्वेशन में पुट करूंगा। पुट अगर करूंगा तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन आर। हो सकता है आपके मन में डाउट आए कि सर यहां पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो -E था, +E क्यों पुट किया? इसका कारण यह है क्योंकि इन दोनों बलों का जो डायरेक्शन है, जो दोनों की दिशा है, वो विपरीत है। एक तो है नाभिक की ओर, एक है बाहर की ओर। क्योंकि दोनों बलों की दिशा विपरीत है इसलिए एक पर तो नेगेटिव आना ही था और दूसरे पर पॉजिटिव आना ही था। लेकिन दोनों की दिशा बराबर थोड़ी ना है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया, यानी कि K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन आर। दोनों का मान बराबर है बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं कि बल एक सदिश गुणधर्म है। सदिश मतलब उसमें कुछ ना कुछ दिशा भी होती है। दोनों की दिशा विपरीत थी इसलिए एक नेगेटिव आना ही था। लेकिन जब हमने दोनों को बराबर किया तो बराबर करते समय हमने दिशा को बराबर नहीं किया, हमने उनके परिमाण को बराबर किया, मैग्नीट्यूड को बराबर किया। क्लियर हो रही है? तो ये मैंने माइनस क्यों हटा दिया? हटाने का कारण क्या है कि बल एक सदिश गुणधर्म है। चलिए यहां पर अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो KZE स्क्वायर अपॉन आर बराबर आ जाएगा mv स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। बच्चों कोई बड़ी बात नहीं है, हमने इतनी देर में केवल हम लोग यहां से यहां तक पहुंचे हैं, तो कोई बड़ा काम नहीं किया। K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन आर से हम यहां तक पहुंचे हैं, केवल हमने Q1 और Q2 का मान रखा। दूसरी इक्वेशन तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जो है mvr बराबर nh अपॉन 2 मैंने कहा था बोर जो भी डेरिवेशन करेगा, जितनी भी कैलकुलेशन करेगा, उसमें इन दोनों इक्वेशन को यूज करेगा। तो ये दोनों इक्वेशन अब हमें दिमाग में रखनी है। आगे वाला पार्ट हम इन दोनों इक्वेशन से ही करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए अब विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्या हमें निकालनी है, त्रिज्या का फॉर्मूला डिराइव करना है। देखिए डेरिवेशन का सिंपल सा रूल होता है
कि जो चाहिए वो रखो और जो नहीं चाहिए उसे हटाओ। क्या चाहिए हमें? त्रिज्या। और क्या नहीं चाहिए? वेग। हमें वेग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? त्रिज्या। तो मैं एक काम करूंगा कि सेकंड वाली इक्वेशन से v का मान निकाल के कहां रख दूंगा? पहली इक्वेशन में। हो सकता है आपके मन में डाउट है कि सर r निकालना है तो v क्यों रख रहे हो? बच्चों सिंपल सी बात है कि अगर रेडियस मतलब त्रिज्या का फॉर्मूला निकालना है तो r तो रखना है और किसको हटाना है? v को हटाना है। तो मैं क्या करूंगा? दूसरी इक्वेशन में से v निकाल के कहां पुट कर दूंगा? पहली इक्वेशन में, ताकि v एलिमिनेट हो जाएगा, v खत्म हो जाएगा। कौन बचेगा? r। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यही किया हुआ है कि समीकरण 2 से v का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से यदि आप v का मान निकाल के समीकरण 1 में रखेंगे, बहुत इजी काम है, करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप ये आने वाली है। क्लियर है ये वाली बात? तो अब जब इसको हम आगे फर्दर डिराइव करेंगे तो बच्चों एक m से एक m कैंसिल होगा, एक r से एक r कैंसिल होगा, और कैंसिल होने के बाद जो फॉर्मूला हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर। क्लियर है? ये फॉर्मूला मिलने वाला है। और इस फॉर्मूला को अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे नियतांक हैं। इसमें h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, बहुत सारे कांस्टेंट हैं। और जब सभी कांस्टेंट का मान आप रखेंगे तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है r बराबर 0.529 n स्क्वायर अपॉन z इन एंगस्ट्रॉम। इस फॉर्मूला को अगर आप देखेंगे ना बच्चों तो n स्क्वायर और z के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। जब सभी कांस्टेंट का मान रखेंगे तो जो मान आएगा या फॉर्मूला आएगा 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। बिल्कुल आप इसको लगभग 0.53 n स्क्वायर अपॉन z भी लिख सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अभी तक बोर मॉडल में हमें 5 एप्लीकेशन पढ़ने थे, पहला हम पढ़ चुके हैं। कौन सा है? रेडियस। मैं जल्दी से इसका क्विक रिकैप दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशन थी और एक सेंटेंस मैंने बोला कि जो चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए हटाओ। त्रिज्या चाहिए था, त्रिज्या रख लिया। क्या हटा दिया? वेग। एक इक्वेशन से वेग निकाला, दूसरे में पुट कर दिया। किसका फॉर्मूला आ गया? त्रिज्या का फॉर्मूला आ गया, जो सामने लिखा हुआ है, रटना है इसे हमें। अब सेकंड जो इसका एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रॉन का वेग। अब हमें इस बार त्रिज्या नहीं निकालना, इस बार हमें वेग निकालना है। कैसे? उन दो इक्वेशन की हेल्प से ही। वापस उन्हीं दो इक्वेशन को हमें यूज करना है, लेकिन इस बार हमें क्या चाहिए? वेग। क्या नहीं चाहिए? त्रिज्या। तो सेकंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे? r का मान समीकरण 1 में रख देंगे। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। सेकंड इक्वेशन से r निकालो, पहले इक्वेशन में पुट कर दो। बहुत इजी काम है, करने पर ये स्टेप आने वाली है। बेटा डेरिवेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चन अगर बहुत हाई लेवल का बनाना है तो बना सकता है, उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन तो हमें बस इस फॉर्मूला पर ही याद करना होगा जो डिराइव होके निकलता है। तो स्टेप बहुत सिंपल है भैया। इस बार हमें वेग का फॉर्मूला निकालना है, तो वेग को तो रखा, r को एलिमिनेट कर दिया, त्रिज्या को हटा दिया। सेकंड इक्वेशन से r निकाला, पहले में पुट कर दिया, ये स्टेप आया। स्टेप आने के बाद सिंपल है कि बेटा एक m से एक m कट गया, एक v से और एक v कट गया। कटने के बाद जो फॉर्मूला आया वो सामने लिखा हुआ है, जो क्या है? 2 पाई kz e स्क्वायर अपॉन nh। इस फॉर्मूला को अगर हम देखें तो इस फॉर्मूला में भी बहुत सारे कांस्टेंट हैं। अगर आप वेरिएबल्स की बात करें तो बच्चों यहां पर z और n के अलावा, ये दो वेरिएबल है, इनके अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। जब सभी कांस्टेंट का मान हम रखते हैं तो फॉर्मूला आता है v बराबर 2.188 इंटू 10⁶ z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो बच्चों एक बार इमेजिन कर लो, बोर मॉडल में आपने अभी तक क्या क्या रट लिया है। बहुत जरूरी है चीज। सबसे पहले तो जब बोर मॉडल की याद आएगी ना, तो बोर ने ना तो परमाणु का आकार बताया, ना उसने नाभिक के बारे में बताया, उसने कोश के बारे में बताया, वृत्ताकार कोश के बारे में बताया, और कहा mvr बराबर होता है nh अपॉन 2 पाई। इलेक्ट्रॉन घूमता है, उस पर दो प्रकार के बल संतुलित होते हैं, और वो इक्वेशन kq1 q2 अपॉन r स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। उन दोनों इक्वेशन की हेल्प से जो है डेरिवेशन हुआ। किस किस का डेरिवेशन हुआ? त्रिज्या का और वेग का।
जो चाहिए रखो, जो नहीं चाहिए हटाओ करके दो फॉर्मूला आए। एक फॉर्मूला आया है यहां पर त्रिज्या का, दूसरा फॉर्मूला यहां पर आया है वेग का, जो हमें रटने हैं और इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन बहुत इजी बनेंगे, इस पर बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, प्रोवाइडेड आपको ये दोनों फॉर्मूला याद होने चाहिए। चलिए क्वेश्चंस पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हीलियम प्लस के द्वितीय कोश की त्रिज्या, मतलब n बराबर 2 दिया हुआ है, द्वितीय कोश की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन का वेग, कोणीय संवेग ज्ञात करें। मैं वापस पढ़ रहा हूं इसे। हीलियम प्लस के द्वितीय कोश की त्रिज्या मतलब r निकालना है, इलेक्ट्रॉन का वेग और कोणीय संवेग का मान कैलकुलेट करना है। तीन चीजें हमें यहां पर निकालनी है। यहां पर हमें कोश की संख्या 2 दिया हुआ है और हीलियम प्लस दिया हुआ है, मतलब परमाणु क्रमांक कितना है? 2। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इस क्वेश्चन में हीलियम प्लस क्यों लिखा? हीलियम में क्या दिक्कत थी? शायद आपको आंसर पता होगा, क्योंकि हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, लेकिन बोर मॉडल केवल किस पर लागू होगा? एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर। एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर अगर लागू होगा तो हमें यहां पर हीलियम प्लस ही लिखना पड़ेगा। अगर हीलियम लिखा होता ना तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। चलिए n भी दिया है, z भी दिया है। r का फॉर्मूला अगर हम लगाएं 0.53 n² z, दोनों का मान रख दिया, मान रख देंगे, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1.06 एंगस्ट्रॉम। कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा है वेग, जो क्या है 2.18 10⁶ z/n। z/n का मान 2 और 2 है जो आपस में कैंसिल होके आंसर क्या देगा? 2.18 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तीसरा फॉर्मूला है यहां पर कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π, क्योंकि n का मान 2 है तो n का मान 2 रख देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होके आंसर क्या आएगा? h/π। इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन केवल हमें फॉर्मूला से कंफर्टेबल करता है, इन तीनों के फॉर्मूला से कंफर्टेबल करता है और कुछ नहीं करता। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो ये क्वेश्चन हमें समझाता है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? वो ये कि जब हम त्रिज्या का फॉर्मूला देखें या वेग का फॉर्मूला देखें तो त्रिज्या और वेग 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड करती है। 2 वेरिएबल्स हैं यहां पर। कौन कौन से हैं? एक तो है n और एक है z। दोनों में 2 वेरिएबल्स हैं, लेकिन जो कोणीय संवेग है इसमें केवल एक ही वेरिएबल है और वो कौन है? n। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोणीय संवेग का मान केवल n पर निर्भर करता है, वो z पर निर्भर नहीं करता। जबकि त्रिज्या व वेग के मान या इनके फॉर्मूले दोनों ही वेरिएबल z और n पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन में काम आएगा हमारे। चलिए अगले क्वेश्चन से बात आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन के द्वितीय कोश में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग दिया है x और हीलियम प्लस के द्वितीय कोश में कोणीय संवेग हमें ज्ञात करना है। चलिए वापस पढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोजन का द्वितीय कोश है और हीलियम प्लस का भी द्वितीय कोश है। एक का कोणीय संवेग दिया है, दूसरे का कोणीय संवेग निकालना है। अंतर क्या है? यहां परमाणु क्रमांक 1 है और यहां परमाणु क्रमांक 2 है। हम जानते हैं कि mvr का फॉर्मूला होता है nh/2π, लेकिन mvr के फॉर्मूले में वेरिएबल केवल कौन है? n। यदि n का मान यहां पर भी 2 है, n का मान यहां पर भी 2 है, तो कोणीय संवेग तो नियत रहेगा, यानी कि कोणीय संवेग स्पीशीज पर निर्भर नहीं करेगा। चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम प्लस हो, लिथियम +2 हो या कोई भी एकल इलेक्ट्रॉन प्रजाति हो, सभी के लिए कोणीय संवेग का मान नियत रहेगा। कब? तब जब कोश की संख्या सेम हो। क्लियर है ये चीज? कई लोग इसको सॉल्व करने लग जाते हैं और टाइम खराब कर देते हैं। ये क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, केवल कंसेप्ट अप्लाई करना है, अदरवाइज घूमते रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया। क्लियर है ये चीज? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश की त्रिज्या x है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश की त्रिज्या x दी हुई है, तो लिथियम +2 के तृतीय कोश की त्रिज्या ज्ञात करें। बस इस क्वेश्चन में पेन उठाना शुरू करना है, आंसर अपने आप आएगा। क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश की त्रिज्या x है तो लिथियम +2 के तृतीय कोश की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो R1H बराबर x दिया हुआ है। फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो 0.53 n² z
NV1 ZV1 कितना आ गया 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये तो हमें दिया है। अब हमें लिथियम +2 के तृतीय कोश की त्रिज्या निकालनी है। फॉर्मूला वापस 0.53 3/3, क्योंकि यहां से मैं बोल सकता हूं कि इस x का मान कितना आया था 0.53, मतलब इस 0.53 की जगह आप क्या रख सकते हैं x गुणा 3, आंसर कितना आएगा 3x आ जाएगा। कोई कंसेप्ट नहीं है, बस फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर पाओ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे कुछ सीखने को हमें मिलेगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी कोश में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग व कोश की त्रिज्या का गुणनफल, वापस पढ़ते हैं, किसी कोश में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग व कोश की त्रिज्या का गुणनफल, मतलब वेग गुणा त्रिज्या, इन दोनों की गुणनफल की बात कर रहा है वो। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, या किस तरह से वो डिपेंड करता है या नहीं करता, उसके बारे में बात हो रही है। तो बेटा V इंटू आर हम बोल सकते हैं, हम जानते हैं कि MVR बराबर होता है NH/2 MVR बराबर NH/2। अगर मैं इस M को नीचे भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा V इंटू आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, मतलब जो V इंटू आर होगा वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आंसर कौन सा मैच हो रहा है, सेकंड ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। कैसे समझना, जब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। बेसिकली फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं कि वेग का फॉर्मूला आपको पता है कि वेग का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n, और त्रिज्या का फॉर्मूला होता है 0.53 n²/z। जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इनमें तो कहीं द्रव्यमान आ ही नहीं रहा, तो वो सी ऑप्शन टिक कर देते हैं कि द्रव्यमान तो है ही नहीं, मतलब निर्भर नहीं करता, जबकि करता है। कैसे समझना, जब इनकी डेरिवेशन हमने की थी, इन दोनों फॉर्मूला की डेरिवेशन हमने की थी, तो डेरिवेशन करने पर एक फॉर्मूला आया और फॉर्मूले में बहुत सारे नियतांक थे। नियतांक अगर थे तो उन नियतांक का मान हम रख चुके थे, तभी तो ये नियतांक आए थे, नए नियतांक आए थे। कहने का मतलब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत था, वो हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, तो वो इन एक्सप्रेशन में आ ही नहीं सकता, इसलिए डेरिवेशन काम आता है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए डेरिवेशन काम आ ही जाता है। तो बात इतनी सी है कि अगर वेग इंटू त्रिज्या का अगर गुणनफल पूछा था, तो द्रव्यमान का अगर रिलेशन निकालना है तो डेरिवेशन के फर्स्ट स्टेप से ही क्वेश्चन की शुरुआत करनी होगी, और डेरिवेशन का फर्स्ट स्टेप यहीं से तो शुरू हुआ था। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इसमें चीजें समझने की हैं, गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के किन्हीं दो कोश की त्रिज्या का अनुपात 4:1 है। हाइड्रोजन परमाणु के कोई भी दो कोश है, कोई भी दो कोश है, हमने मान लिया एक तो कोश है N2 और एक कोश है N1, चाहे वो चौथा पहला कोश हो, कोई भी कोश हो, एक तो है N2 और एक है N1, और उनकी त्रिज्या का अनुपात दिया है 4:1, तो वो कोश कौन से कोश होंगे, ये हमसे पूछा है। तो बच्चों यहां पर हमें दो कोश की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, एक तो मैंने मान लिया N2 कोश, एक मैंने मान लिया N1 कोश, मतलब RN2/RN1 बराबर दिया हुआ है 4/1, ये हमें दिया है। आपको अगर त्रिज्या का फॉर्मूला याद हो तो आप कह सकते हैं कि जो त्रिज्या है वो n² के समानुपाती होती है। n² के समानुपाती होती है तो हम लिख सकते हैं कि RN2/RN1 बराबर N2²/N1², जो हमें 4/1 दिया है। अगर आप दोनों साइड अंडर रूट ले लोगे तो क्या बनेगा, N2/N1 बराबर 2/1। N2/N1 बराबर 2/1, मतलब हमें यह पता लग गया कि यार उन कोश की संख्या का अनुपात क्या होना चाहिए, उन कोश की संख्या का अनुपात होना चाहिए 2/1। लेकिन ऑप्शन तो कुछ अलग ही प्रकार के दिए हैं। जो ऑप्शन दिए हैं वो हमें KLMNOPQRST इस फॉर्म में हमें दिए हैं। अब समझते हैं कि इन कोश के लिए हम जानते हैं कि यार K के लिए n का मान 1 होता है, इसके लिए n का मान 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5 और इसके लिए 6 होता है। अगर कोश की संख्याओं का अनुपात 2:1 चाहिए तो 2:1 कब मिलेगा, तब जब क्या करोगे, L और K को ले लोगे।
L और K को ले लोगे तो कोश की संख्याओं का अनुपात क्या मिलेगा, 2:1, यानी कि हमें बी ऑप्शन सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम सी ऑप्शन को चेक करें, देखिए यहां पर यदि आप N/L भी करेंगे, N और L को लेंगे तो उनका अनुपात 4:2 आएगा, और 4:2 मतलब क्या होगा, 2:1 ही तो होगा। मतलब इस क्वेश्चन के दोनों आंसर सही हैं। कौन सा आंसर सही है, बी और सी आंसर सही हैं। पहला आंसर सही नहीं है क्योंकि वो तो K और L है, 1/2 हो जाएगा, जबकि हमें 2/1 चाहिए। इवन इस क्वेश्चन के और भी आंसर्स हो सकते हैं। अगर मान लो KLMNOP, अगर मान लो, चलिए मैं यहां पर 6/3 भी करता हूं, 6/3 भी करता हूं, तो क्या हो जाएगा, P एंड M, 6/3 क्या होगा बेटा, 2/1। अगर ऑप्शन में P एंड M भी दिया होता तो वो भी ऑप्शन क्या होता, सही होता। तो अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये कहूंगा बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अगर आपने कहीं क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो जरूर ये क्वेश्चन हर कहीं मिल जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा इसे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि V1, V2, V3 बेरिलियम +3 में इलेक्ट्रॉन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोश में वेग हैं तो इनका अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि V1, V2, V3 बेरिलियम आयन मतलब परमाणु क्रमांक दे दिया है 4, इलेक्ट्रॉन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोश में वेग है, तो उन वेग का अनुपात निकालना है। हम जानते हैं कि किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग का फॉर्मूला होता है 2.18 × 10⁶ Z/N। अगर वेग का अनुपात निकालना है तो हम बोल सकते हैं कि वेग समानुपाती होता है Z/N के। कह सकते हैं V1 अनुपात V2 अनुपात V3 क्या होगा, Z1/N1 अनुपात Z2/N2 अनुपात Z3/N3, क्योंकि ये जो नियतांक है ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम सभी का मान रखें तो Z से Z तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तीनों में Z का मान समान है 4। क्या लिख सकते हैं, 1/N1, 1/N2, 1/N3, और 1/N1 मतलब 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। अगर इनका हम सरल अनुपात ले लें तो आंसर क्या आएगा, 6:3:2। आ रही है बात समझ में। कई लोगों को सरल अनुपात भी लेना नहीं आता, मैं कहूंगा कि इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, सरल अनुपात जो क्या आएगा, 6:3:2। तो बहुत आसान सी बात है, वेग का अनुपात निकालना था तो वेग समानुपाती है Z/N के। हो सकता है क्वेश्चन में आपको त्रिज्या का अनुपात निकालना हो, तो आपको पता होगा त्रिज्या समानुपाती होती है N²/Z के समानुपाती होती है। आप तो ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि R1 अनुपात R2 अनुपात R3 क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो क्या करोगे, त्रिज्या समानुपाती है N² के, मतलब क्या हो जाएगा, 1² अनुपात 2² अनुपात 3²। आंसर क्या हो जाएगा, 1:4:9। तो बस इस क्वेश्चन में हमें वेग का अनुपात भी निकालना सिखाया गया, हमें त्रिज्या का अनुपात भी निकालना सिखाया गया। अनुपात निकालते समय हमेशा ध्यान रखना कि कांस्टेंट हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। कई लोग वेग निकालते हैं, सभी का वेग निकाल करके फिर अनुपात निकालते हैं, ये काम नहीं करना, कांस्टेंट को पहले ही काट दो। अभी तक हम बोर मॉडल के 2 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। एक तो था कोश की त्रिज्या और दूसरा था इलेक्ट्रॉन का वेग, और दोनों के फॉर्मूला हम याद कर चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं हम लोग बोर मॉडल के तीसरे अनुप्रयोग पर। उसका नाम है समयकाल, जिसका सिंबल होता है T। चलिए इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश में घूमता है। इलेक्ट्रॉन जब किसी भी कोश में घूमता है तो उस कोश का आकार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है या गोलाकार होता है। कई लोग यहां पर डाउट क्रिएट करते हैं, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। बेटा परमाणु का आकार गोलाकार था, परमाणु फुटबॉल जैसा है, लेकिन उसके अंदर जो कोश है उस कोश का आकार कैसा है, वृत्ताकार। किसके अकॉर्डिंग, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ताकार कोश में घूमता है। यदि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां से चलना शुरू हुआ और इलेक्ट्रॉन चलते मान लीजिए अगर वापस यहां पर लौट आए, इलेक्ट्रॉन अगर एक घूर्णन करे, इलेक्ट्रॉन जहां से चलना शुरू हुआ अगर इलेक्ट्रॉन वहीं पर लौट आया, अगर उसने एक घूर्णन किया तो उसने कितनी दूरी तय की। सीधी सी बात है, एक घूर्णन में
तय की गई दूरी को आप बिल्कुल लिख सकते हैं यहां पर 2 पाई आर मीटर। कितने घूर्णन में? एक घूर्णन में। तो हमने लिख दिया यहां पर कि इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रति घूर्णन इतनी दूरी तय की जाएगी। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन वहीं पर लौट के आ गया, तो इस दौरान हमें उस इलेक्ट्रॉन का वेग भी पता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला हम जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेग बराबर होगा उसके द्वारा तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। अगर इस फॉर्मूला को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर रीअरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहां से कि जो समय होगा, समय बराबर हो जाएगा यहां से दूरी बटे वेग। दूरी बटे वेग, और दूरी का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं 2 पाई आर मीटर। कितने घूर्णन में? एक घूर्णन में। और वेग का फॉर्मूला हम जानते हैं, और उसका वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। आ रही है बात समझ में? यानी कि एक घूर्णन में लगा समय कितना आ गया? 2 पाई आर अपॉन वी आ गया। अगर मात्रक की मैं बात करूंगा तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। सेकंड ऊपर चला जाएगा, घूर्णन नीचे आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एक घूर्णन में लगा समय कितना आएगा? 2 पाई आर अपॉन वी। मात्रक क्या है इसका? सेकंड प्रति घूर्णन। वही हमने सामने लिखा हुआ है कि t बराबर समय बराबर दूरी बटे वेग, क्या आ गया? 2 पाई आर बटे वी। अगर इसके मात्रक की मैं बात करूंगा तो क्या आएगा बेटा? सेकंड प्रति घूर्णन। यानी कि एक घूर्णन में लगा समय ही क्या कहलाएगा? समय काल कहलाएगा। कई लोगों को यहां बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है, कई लोग बहुत टेंशन में रहते हैं यहां पर, और उनको ये बात समझ में नहीं आती है। मैं तो ये कहूंगा कि आपको यहां पर एक फॉर्मूला याद करना है, और फॉर्मूला है वेग बराबर दूरी बटे समय, जो आपको पहले से याद है। वेग बराबर अगर दूरी बटे समय होगा तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे वेग। आप यहां पर जो एग्जांपल ले रहे हैं वो एक घूर्णन का ले रहे हैं, तो एक घूर्णन में दूरी है 2 पाई आर, वेग तो वी ही है, यानी कि समय काल बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन वी। आ रही है बात समझ में? अगर इस फॉर्मूला को आप देखेंगे तो इस फॉर्मूला में ऊपर तो r है, नीचे n है। r के फॉर्मूला में आता है n स्क्वायर अपॉन z, v के फॉर्मूला में आता है z अपॉन n। तो हम बोल सकते हैं यहां से कि जो समय काल होगा वो n क्यूब अपॉन z स्क्वायर के क्या होगा? समानुपाती होगा। अगर समझ में नहीं आया तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं यहां से कि ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या के फॉर्मूला में तो आएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड। त्रिज्या के फॉर्मूला में आएगा बच्चों एन स्क्वायर अपॉन जेड। वेग के फॉर्मूला में आएगा जेड अपॉन एन। यहां से अगर इसको आप रीअरेंज करेंगे तो एन ऊपर जगह क्या बन जाएगा? एन क्यूब। जेड नीचे आके बन जाएगा जेड स्क्वायर, यानी कि समय काल जो है एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर के समानुपाती होता है। मैं तो इवन ये कहूंगा इन सभी में से आपको कुछ भी याद नहीं करना, इन सभी में से तो केवल आपको ये याद करना है कि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको क्वेश्चन की शुरुआत भी यहीं से करनी है। वेग बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे वेग। एक घूर्णन में तय किया गया समय, एक घूर्णन में जो समय होगा वही क्या होगा? समय काल 2 पाई आर अपॉन वी हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम समय काल का उल्टा कर देते हैं तो हमें क्या मिलती है? उसकी आवृत्ति मिलती है, जिसको हम बोलते हैं घूर्णन की आवृत्ति। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? घूर्णन की आवृत्ति, जो क्या बन जाएगा? न्यू बराबर वी अपॉन 2 पाई आर। अभी हमने डिस्कस किया था कि इसका मात्रक था सेकंड प्रति घूर्णन, तो आवृत्ति का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? घूर्णन प्रति सेकंड। यानी कि प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने घूर्णन करेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? घूर्णन की आवृत्ति। प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने घूर्णन करेगा उसे हम क्या बोलते हैं? घूर्णन की आवृत्ति। बच्चों जो टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बोर मॉडल का तीसरा और चौथा अनुप्रयोग हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आईआईटी वगैरह में पूछे गए हैं, ना तो कभी नीट में पूछा गया है, ना कभी एम्स में पूछा गया है। अब तो वैसे भी एम्स का एग्जाम नीट में ही मर्ज हो गया है, तो कहने का मतलब है कि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जब कोई टॉपिक हम पढ़ते हैं उसका इंपॉर्टेंस भी हमें पता होना चाहिए। मैं क्लियरली बोल देता हूं इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसको हमें बहुत हल्के में लेना है। और हल्के में लेने का तरीका यही है कि उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लो। और ऊपर ऊपर से कैसे पढ़ना है? अगर गलती से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको केवल क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करनी है। वेग बराबर दूरी बटे समय, बस सारी चीजें यहां से आ गई। अगर समय काल निकालना है क्या हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन वी। अगर आवृत्ति निकालना है तो उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? v अपॉन 2 पाई आर। यदि समय काल एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर के समानुपाती था तो जो आवृत्ति होगा वो जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के समानुपाती हो जाएगा।
क्लियर है बच्चों ये वाली बात? एक तो है इलेक्ट्रॉन द्वारा एक घूर्णन में लगाया गया समय, एक है प्रति सेकंड घूर्णन की संख्या, आवर्ती हो जाएगा। एक क्वेश्चन है इस पर, उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लिथियम +2 के सेकंड व थर्ड कोश में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के समय काल का अनुपात ज्ञात करें। क्वेश्चन है कि लिथियम +2 है, उसके सेकंड कोश दिया हुआ है, तृतीय कोश दिया हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन के समय काल का अनुपात आपको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जो समय काल होता है वो n³/z² के समानुपाती होता है, लेकिन अभी मैंने कहा था इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर क्वेश्चन ही आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन किसी कोश में घूम रहा है, कोश में घूम रहा है, बेटा एग्जाम में बैठे बैठे आपको याद आएगा बोर मॉडल। सोचो क्या आपको थॉमसन याद आएगा? क्या आपको रदरफोर्ड याद आएगा? नहीं, आपको कौन याद आएगा? बोर, क्योंकि बोर ही तो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोश के बारे में बताया। अब जब आपको बोर याद आएगा तो आपको याद आएगा कि उसमें एक अनुप्रयोग था समय काल। समय काल कैसे आएगा? वेग बराबर दूरी बटे समय। आप जब एग्जाम में बैठे हैं तो क्वेश्चन की शुरुआत भी यहीं से करनी है। तो यहां से जो समय काल आएगा वो क्या हो जाएगा? 2πr/v। हमें सिखाया गया है कि त्रिज्या n² के समानुपाती है, वेग z/n के समानुपाती है। अगर आप ये कर पाए तो आप यहां तक आसानी से पहुंच जाओगे। और बेटा ये आप बहुत इजीली कर पाओगे। हो सकता है आपकी प्रैक्टिस अभी कम हो सकता है आपने होमवर्क अभी कम किया हो, आपने मॉड्यूल के क्वेश्चन कम किए हो। आगे जाने पर आप बहुत ढेरों होमवर्क करने वाले हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो कहना ही चाहता हूं कि आप बहुत कंफर्टेबल फील करें, यहां पर ज्यादा टेंशन ना लें। आप क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करके फिर ये रिलेशन निकालें। अगर आप गलती से इसे याद भी कर लोगे, एक टाइम बाद आप इसे भूलने वाले हो, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत कम है। तो शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। अब क्वेश्चन बहुत इजी है। परमाणु क्रमांक तो समान ही है, परमाणु क्रमांक जो है वो 3 है और द्वितीय कोश व तृतीय कोश है। परमाणु क्रमांक समान अगर है तो जो समय काल होगा वो n³ के समानुपाती होगा। मतलब T1/T2 बराबर n1³ यानी कि क्या हो जाएगा? यहां पर n1 का मान 2 रख दो, n2 का मान 3 रख दो और क्यूब अगर करोगे आंसर आएगा 8/27। क्वेश्चन बहुत इजी था। अगर आप इस रिलेशन तक पहुंच जाओगे, क्वेश्चन बहुत इजी है। जो मेन टास्क है वो है आपको इस रिलेशन तक पहुंचना आना चाहिए, रटना नहीं है इसे। क्लियर है? अगर ये समय काल का अनुपात है, अगर इस क्वेश्चन में आपसे आवर्ती का अनुपात पूछा होता, आवर्ती का अगर अनुपात पूछा होता तो आंसर कितना हो जाता? इसका उल्टा 27/8। क्लियर है बच्चों? तो अभी तक हमने इस बोर मॉडल में 4 अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं। वो चारों अनुप्रयोग बिल्कुल क्लियरली आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। पहला था कोश की त्रिज्या, दूसरा था इलेक्ट्रॉन का वेग, तीसरा था किसी कोश में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का समय काल, एक घूर्णन में लगा समय, और चौथा जो इसका अनुप्रयोग था वो था घूर्णन की आवृत्ति। क्लियर है? चलिए अब हमें इस बोर मॉडल के 5वें अनुप्रयोग पर जाना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश में घूमता है तो उसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा है। वो कितनी ऊर्जा है उसका डिस्कशन हमें करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में से इस टॉपिक पर से आता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक भी यही है और मैं कहूंगा सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी यही है, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला भी है, क्वेश्चन की वैरायटी भी है, कंसेप्ट भी है, सब कुछ है। तो बेटा साथ में चलना पड़ेगा, मजा आने वाला है, बट इस बात की गारंटी है। चलिए, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। अब इमेजिन कर लेना कि इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन किसी भी कोश में घूम रहा है, और जब वो घूम रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा है, और वो जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा, इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसकी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा भी होगी, स्थितिज ऊर्जा भी होगी। हमें इन दोनों का योग करना पड़ेगा, तभी तो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा आएगा। तो पहले हमें गतिज ऊर्जा की बात करनी है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हाफ mv², और हमने इस बोर मॉडल में शुरू में 2 इक्वेशन पढ़ी थी, और उन दोनों इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन थी कि kZe²/r बराबर होता है mv²। था बच्चों ऐसा कुछ? अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं तो मैं बोल सकता हूं कि हाफ mv² बराबर क्या हो जाएगा? हाफ kZe²/r, और इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। टारगेट आपके मन में होना चाहिए, हमें तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालना है, उसके लिए गतिज ऊर्जा भी चाहिए, स्थितिज ऊर्जा भी चाहिए। गतिज ऊर्जा का जो करना था कर चुके, अब बात आएगी स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है
वो है KQ1Q2/R। बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा, फिजिक्स से आया है लेकिन हाँ यूज हो रहा है तो हमें यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आपको याद होगा कुलाम्बिक बल का जो फॉर्मूला था वो क्या था, KQ1Q2/R²। लेकिन यहां R² नहीं है, नीचे क्या है, यहां पर R है, इसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। KQ1Q2/R, Q1 है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, Q2 है नाभिक पर आवेश। यदि आप इलेक्ट्रॉन पर आवेश पुट करेंगे -E, नाभिक पर आवेश पुट करेंगे ZE/R, क्या बन जाएगा -KZE²/R। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। मतलब हमारे पास में अब गतिज ऊर्जा भी है और स्थितिज ऊर्जा भी है। अगले स्टेप में तो हमें इन दोनों को जोड़ना है, उनका योग करना है। चलिए उससे हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी। बच्चों कई बार टोटल एनर्जी को हम लोग सिंपली E से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही बात है। इस चैप्टर में कहीं पर E लिखा हो या TE लिखा हो, एक ही बात है। क्या मतलब है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। दोनों का फॉर्मूला रख दिया समीकरण 1 व 2 से। अगर फॉर्मूला रखेंगे तो यहां से बच्चों KZE²/R कॉमन आएगा। चलिए अगर हम यहां से KZE²/R कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से बचेगा -½ और ये +1 बचेगा। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉरी यहां से बचेगा +½ और ये बचेगा -1, इस तरह का आएगा। और यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये ब्रैकेट क्या बन जाएगा, -½ बन जाएगा। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, -½ KZE²/R। तो बहुत सिंपल सी स्टेप है, रटना नहीं है, समझना है। जब रटना होगा मैं अपने आप बोल दूंगा। तो हमारे पास 3 प्रकार की ऊर्जाएं आ गई। एक आ गया गतिज ऊर्जा, एक आ गया स्थितिज ऊर्जा और तीसरा आ गया कुल ऊर्जा। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। चलिए एक बार वापस में गतिज ऊर्जा पर जा रहा हूं। इस गतिज ऊर्जा में ½ KZE²/R है। यहां पर स्थितिज ऊर्जा में भी KZE²/R है और कुल ऊर्जा में भी KZE²/R है। मैं काम करूंगा वो ये, इन तीनों में से समीकरण 1, 2 और 3 में से मैं KZE²/R का मान निकालूंगा। अगर समीकरण 1 में से मैं KZE²/R का मान निकालूंगा तो बेटा क्या आने वाला है, 2 गुणा गतिज ऊर्जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि समीकरण 1 से KZE²/R का मान क्या आ रहा है, 2 गुणा गतिज ऊर्जा। ये मैंने कैसे लिखा, समीकरण 1 की हेल्प से लिखा। समीकरण 2 की हेल्प से KZE²/R का मान क्या आ रहा है, माइनस स्थितिज ऊर्जा। चलिए इसको मैंने लिख दिया माइनस स्थितिज ऊर्जा, लिख दिया है सामने बिल्कुल। उसके बाद में अगर समीकरण 3 की बात करता हूं तो KZE²/R का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहां से -2 गुणा कुल ऊर्जा आ रहा है। तो बेसिकली हमने 3 प्रकार की ऊर्जाएं हमारे पास थी, तीनों में एक रिलेशन निकाला। इस रिलेशन को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस समीकरण को डिवाइड करूंगा, इस पूरे के पूरे रिलेशन को मैं डिवाइड करूंगा -2 से। कर सकते हैं हम लोग, 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से समीकरण थोड़ा सिंपल बन जाएगा। देखिए अगर मैं इस -2 गुणा टोटल एनर्जी को -2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आने वाला है, टोटल एनर्जी आने वाला है। अगर मैं इस स्थितिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा को -2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आने वाला है बच्चों, PE/2 आने वाला है। और अगर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बटे -2 अगर करते हैं तो क्या आता है, यहां से माइनस गतिज ऊर्जा आता है। किसी को भी आगे लिख दो, किसी को भी पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ एक रिलेशन हमारे पास में आया, वो क्या है कि कुल ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा बटे 2 बराबर माइनस गतिज ऊर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। कैसे हमने डिराइव किया, वापस समझा रहा हूं मैं। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा, इन तीनों में एक टर्म कॉमन थी। क्या कॉमन थी, KZE²/R। तीनों से KZE²/R का मान निकाला, बराबर कर दिया। बराबर करने पर यह रिलेशन आया। यस, ये रिलेशन आपको याद करना है, ये रिलेशन आपको याद करना है। इस रिलेशन का यूज क्या होगा, इसका यूज ये है कि कुल ऊर्जा से आप स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं और गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी एक का मान पता हो तो बाकी का मान आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कब, तब जब ये रिलेशन आपको याद होगा। क्लियर है। लेकिन अभी भी हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। हमारा टारगेट तो भैया इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालना था। बताइए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा हमें कौन सा समीकरण बताएगा, समीकरण 1,
समीकरण 2 या समीकरण 3? सीधी सी बात है, कुल ऊर्जा निकालने के लिए हमें समीकरण 3 को यूज करना पड़ेगा। कुल ऊर्जा निकालने के लिए हमें समीकरण 3 को यूज करना पड़ेगा, और मैं वही काम कर रहा हूं कि समीकरण 3 से कुल ऊर्जा का जो फॉर्मूला था क्या था, K माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इसके लिए मैं इस R का फॉर्मूला पुट करने वाला हूं। R का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, तो उसका फॉर्मूला हम पुट करने वाले हैं। तो माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर R का फॉर्मूला अगर हम पुट करते हैं तो आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, लेकिन उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में था R। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो चीजें कैंसिल होंगी हो जाएंगी, ये 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, यहां से बाकी कुछ कैंसिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सॉल्व करने पर टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा। ये बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है। इस तरह का 2 फॉर्मूला पहले भी आ चुका है, एक तो आया था त्रिज्या के लिए, दूसरा आया था वेग के लिए। तो टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला है, लेकिन हाँ इस फॉर्मूला में भी बहुत सारे कांस्टेंट हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं। अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूंगा तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 2 वेरिएबल्स हैं यहां पर, उसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। जब सभी कांस्टेंट का मान आप रखोगे तो फॉर्मूला बनता है कुल ऊर्जा बराबर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इससे जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा। एटम मतलब परमाणु। बेटा यहां तक डेरिवेशन में बच्चे थक जाते हैं, बिल्कुल यहां तक डेरिवेशन में बच्चे उलझ भी जाते हैं। मैं कहूंगा कि बहुत सिंपल रखें, जब भी कोई डेरिवेशन करें तो अपना टारगेट डिसाइड करें। हमें यहां पर कुल ऊर्जा का फॉर्मूला डिराइव करना था। कुल ऊर्जा कब आएगी, तब जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आएगी। तो हमने शुरुआत वहीं से की, हमने गतिज ऊर्जा लिखा, स्थितिज ऊर्जा भी लिखा, दोनों का योग कर दिया। योग करने पर जो रिलेशन आया, उसमें R का मान पुट कर दिया। R का मान पुट करने पर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया, और उसमें जो कांस्टेंट थे सभी के मान रखेंगे, फॉर्मूला आएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बेटा ये बोर मॉडल का 5वां अनुप्रयोग है, लास्ट अनुप्रयोग है ये, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर हमें करने होंगे। एक बार क्लियरली इमेजिन कर लेना कि आपको इस बोर मॉडल में 5 एप्लीकेशन पढ़ाए गए हैं। पहला था कोश की त्रिज्या, फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा था इलेक्ट्रॉन का वेग। तीसरा और चौथा बहुत सिंपल था, एक तो था समय काल, एक था आवृत्ति, जिसको बहुत इजीली आप डिराइव कर पाएंगे, एग्जाम में भी रटना नहीं उसे। और जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा भी 2 वेरिएबल पर डिपेंड करती है, एक तो है Z, दूसरा है N। इसके मात्रक पर आप फोकस करें, मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कई लोग डाउट क्रिएट करते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम मतलब एक परमाणु के लिए। कई लोग सोचते हैं सर ये तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, परमाणु की ऊर्जा थोड़ी ना है। मैं कहूंगा कि यार एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी तो एक ही है। अगर एक परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो चाहे पर एटम बोलो चाहे पर इलेक्ट्रॉन बोलो, एक ही तो बात है। बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ही है, लेकिन उस एक परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन ही तो है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो चाहे पर एटम बोलो चाहे पर इलेक्ट्रॉन बोलो, एक ही बात है। चलिए अब ये जो फॉर्मूला आया इसमें थोड़ा मैं यूनिट कन्वर्जन करूंगा, मात्रक परिवर्तित करूंगा, मात्रक को मैं बदलूंगा। कैसे? ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बजाय जूल लेके आना चाहूं तो मैं इस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से गुणा कर दूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह जूल आ जाएगा। लेकिन ये जो पर एटम है, मतलब यहां एक एटम की एनर्जी है, एक परमाणु की एनर्जी है या एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। मैं आपसे पूछता हूं अगर ये एक परमाणु के लिए एनर्जी है तो 2 परमाणु के लिए एनर्जी कितना होगा? 2 से गुणा कर देंगे। 10 परमाणुओं के लिए एनर्जी कितना होगा? 10 से गुणा कर देंगे। अगर 1 मोल के लिए ऊर्जा निकालनी है तो हमें अवोगाद्रो नंबर से गुणा करना होगा। वापस समझ लेना, ये एक परमाणु के लिए एनर्जी है, 2 के लिए 2 से गुणा, 3 के लिए 3 से गुणा, तो 1 मोल के लिए हमें अवोगाद्रो नंबर से गुणा करना होगा। अगर हमने इस अवोगाद्रो नंबर से गुणा कर दिया तो मात्रक बदल के क्या हो जाएगा? जूल पर मोल।
जब आप इस सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, अवोगाद्रो नंबर भी पुट करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर एक और फॉर्मूला आता है, वो है -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। बेसिकली इससे तो जूल में आएगा, किलो जूल में परिवर्तित करने पर यह रिलेशन आने वाला है, यह भी आपको याद करना है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के अब आपके पास में दो फॉर्मूला हैं। एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाला, दूसरा फॉर्मूला है किलो जूल पर मोल वाला। लेकिन हां, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं तो कहूंगा ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो हैं इस फॉर्मूला से ही सॉल्व होने वाले हैं, तो इसको तो बिल्कुल दिमाग में फिट अभी के अभी कर लेना। चाहे ये किलो जूल पर मोल वाला याद हो ना हो, ये फर्स्ट वाला, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसको तो अभी के अभी रट लेना। क्या फॉर्मूला है? एनर्जी बराबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अच्छा मुझे बताइए, ये जो ई लिखा हुआ है, ई कैपिटल ई लिखा हुआ है, ये कौन सी ऊर्जा है? कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? सीधी सी बात है, ये कुल ऊर्जा है। अगर हमें कुल ऊर्जा पता हो, टोटल एनर्जी अगर हमें पता हो, तो क्या हम लोग स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं? यस, हमने एक रिलेशन डिराइव किया था कि टोटल एनर्जी बराबर स्थितिज ऊर्जा बटे 2 बराबर माइनस गतिज ऊर्जा। बच्चों डेरिवेशन हमने कर लिया, डेरिवेशन हम कर चुके, लेकिन अब हमारे काम का क्या था उसमें, उस पर मैं आ रहा हूं। उस पूरे डेरिवेशन में आपको 3 फॉर्मूला याद करने हैं। बिल्कुल 3 फॉर्मूला याद करने हैं। 3 में से सबसे इंपॉर्टेंट है ये ऊपर वाला, उसके बाद ये रिलेशन है, और लास्ट में एक और फॉर्मूला है। ये बहुत कम यूज होगा, लेकिन जब यूज होता है तो बाकी सब कुछ काम नहीं आता है। सीधी सी बात है, अगर एक क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन अगर इस पर आ जाए तो हमें याद होगा, तभी उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए ये भी याद होना चाहिए। बिल्कुल 3 फॉर्मूला है ओवरऑल, जो कि तीनों सामने लिखे हुए हैं। इसके अलावा डेरिवेशन में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं जो डेरिवेशन के बिना नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए हमें डेरिवेशन भी सिखाया गया है। लेकिन हाँ, मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हो पाएंगे कब, तब जब आप इन तीनों फॉर्मूला को याद करोगे। क्लियर है? चलिए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि Be+3 के चौथे कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बेरिलियम+3 है, मतलब परमाणु क्रमांक हमारे पास 4 है, और उसके चौथे कोश में इलेक्ट्रॉन है, मतलब n बराबर 4 है, मतलब हमें Z भी दे दिया, n भी दे दिया। बच्चों अगर हमें Z भी मिल जाए और n भी मिल जाए ना, तो हमें बहुत कुछ कैलकुलेट करना आता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप कोश की त्रिज्या निकाल पाएंगे? यस, फॉर्मूला आपको पता है। क्या आप उसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल पाएंगे? यस। कोणीय संवेग निकाल पाएंगे? NH/2π। यस। उस कोश में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का समयकाल निकाल पाएंगे, आवृत्ति भी निकाल पाएंगे। अब आप उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी निकाल पाएंगे, और वही हमें यहां करना है। अब आप सोचेंगे सर और कितना आएगा? मैं कहूंगा और कुछ, और आगे कुछ भी नहीं आएगा। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये दिमाग में हमें रखनी है। कौन कौन सी बातें हैं? शुरुआत हमने की थी किसी भी कोश की त्रिज्या, वेग, समयकाल, आवृत्ति। समयकाल और आवृत्ति का इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में है यहां पर ऊर्जा। चलिए, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालनी है, फॉर्मूला है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। 4 स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर कैंसिल होके आंसर आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, अगर इस कुल ऊर्जा से हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, हमने रिलेशन याद किया था, टोटल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बटे 2। तो यहां से स्थितिज ऊर्जा अगर निकालोगे तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 गुणा कुल ऊर्जा, तो 2 गुणा कुल ऊर्जा, मतलब इस -13.6 को 2 से गुणा कर देंगे, आंसर आएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हम जानते हैं कि इसको आगे अगर बढ़ाओगे फॉर्मूला को, तो इस तरह का रिलेशन है, यानी कि कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का मान तो समान है, चिन्ह अलग अलग है। कुल गतिज ऊर्जा बराबर माइनस कुल ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया, इस क्वेश्चन में मैंने डेटा बहुत सिंपल लिया है। टफ डेटा भी हम लेंगे, आगे आएगा वो सब कुछ, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने केवल इसलिए कराया है ताकि आप इन दोनों फॉर्मूला से कंफर्टेबल हो पाओ, इन दोनों फॉर्मूला से कंफर्टेबल हो पाओ। अगर मैंने यहां पर कोई मात्रक नहीं दिया
तो मैंने जो आंसर निकाला है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि आपको आंसर किलो जूल पर मोल में निकालना है तो ही आपको किलो जूल पर मोल वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। मान लीजिए आपको कुल ऊर्जा जो है किलो जूल पर मोल में निकालना हो तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर बटे 4 स्क्वायर। आंसर तो क्या आएगा -1312, लेकिन इस बार जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, किलो जूल पर मोल। कंफर्टेबल हैं? तो जितने भी फॉर्मूला हमने इस पार्ट में याद किए या डिराइव किए उन सभी को एक बार हमने यूज किया ताकि हम इन फॉर्मूला से कंफर्टेबल हो पाए।